बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमने अपना वर्टिब्रेट सब्जेक्ट का 10th लेक्चर स्टार्ट करना है, दैट इज़ अबाउट द एवोल्यूशनरी प्रेशर्स ऑफ फिशेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्लासिफिकेशंस को डिस्कस किया था, वो हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, हमने एक्टिनोप्टेरिजी जो है वो लास्ट क्लास डिस्कस कर ली थी, उसके हमने सब डिवीजन्स भी डिस्कस कर ली थी। आज हमने जो है वो सिस्टम स्टार्ट करने हैं फ़िश के। आपको पता है फ़िश जो है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रह रही है, ठीक है, और एक्वेटिक इन्वायरमेंट के कोई ना कोई फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर्स होंगे जिस बेस पर फ़िश जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ शो करेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने जो उसके सिस्टम्स को देखना है उसमें हमने उसके एक्वेटिक इन्वायरमेंट को जो है बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए उसी के लिहाज से जो है चीज़ों को डिस्कस करना है। सबसे पहला जो फिनोमिना पाया जाता है फ़िश में, दैट इज़ द लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन एक ऐसा फिनोमिना है जो फ़िश को स्विम करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से वो अपनी फीड ले सकती है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकती है। इसके अलावा जो है उसका ब्रीडिंग सीजन, उसमें स्विमिंग उसको बहुत हेल्प करती है। इसका मतलब है हर चीज़ में जो है वो स्विमिंग एक बेसिक पार्ट है फ़िश की मूवमेंट का। ठीक है, तो इसमें क्या है, द डेंसिटी ऑफ वाटर मेक्स मूवमेंट थ्रू इट डिफ़िकल्ट। आपको पता है फ़िश जो है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रह रही है, और वाटर जो है एक ऐसा मीडियम है जो कि डेंसिटी जिसकी जो है कि एक डेंसर मीडियम है और डेंसिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो मूवमेंट है फ़िश की वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि फ़िश जो वाटर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पाई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे बर्ड जो है वो एयर में मूव कर रहे होते हैं तो उसको रेजिस्टेंस को फेस कर रहे होते हैं, इसी तरह फ़िश जो है वो वाटर में मूव कर रही है तो उसको बहुत सारी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। उस रेजिस्टेंस को अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के मैकेनिज़्म मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, वो हम लोगों ने देखने हैं। सबसे पहले है द स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ अ फिश एंड द म्यूकॉइड सिक्रीशन। ठीक है, कि एक तो उसकी बॉडी की शेप जो है वो कुदरती अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाई है कि ताकि वो आसानी से स्विम कर सके। ठीक है, आपको पता है उसकी बॉडी की जो शेप है इस तरह से टेपर्ड होती है, उसकी जो फ्रंट साइड है वो बिल्कुल इस तरह से होती है माउथ की, और इस तरह से उसकी बैक साइड होती है। तो इसका मतलब है उसकी बॉडी की शेप जो है नेचुरली इस तरह से बनाई गई है ताकि वो आसानी से जो है लिक्विड मीडियम में, एक्वाटिक इन्वायरमेंट में आसानी से सर्वाइव कर सके। इसके अलावा उसकी बॉडी से मुख्तलिफ तरह की सिक्रीशंस जो है वो रिलीज़ हो रही होती हैं, जो कि उसकी बॉडी को लुब्रिकेट करती रहती हैं ताकि रेजिस्टेंस को कम से कम किया जा सके, फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि दो जो चीज़ें आपस में रगड़ रही हैं, फ़िश की बॉडी और वाटर, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए उसकी बॉडी को लुब्रिकेट किया जाता है थ्रू म्यूकॉइड सिक्रीशंस। इसके अलावा वाटर्स बायंट प्रॉपर्टीज़ आल्सो कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंसी ऑफ फिश मूवमेंट थ्रू वाटर। वाटर जो है वो एक बायंट मीडियम है, मतलब उसके अंदर बायंसी पाई जाती है जो कि कैपेबिलिटी है फ़िश की अपवर्ड थर्स्ट की। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं अगर आप लकड़ी का एक टुकड़ा जो है वो पानी में गिराएं तो वो लकड़ी जो है अपवर्ड आ जाती है, वो सस्पेंड कर जाती है वाटर में, नीचे नहीं गिरती, मतलब जो ग्रेविटी है ज़मीन की वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब है वाटर के अंदर कुछ ऐसी खसूसियत पाई जा रही है या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पाई जा रही है जो चीज़ों को सस्टेन कर रही है, सस्पेंड कर रही है। तो इसी वजह से फ़िश जो है वो आसानी से स्विम करती है, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ ऐसा फिनोमिना पाया जाता है, स्विम ब्लैडर पाए जाते हैं जो उसको बायंसी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और साथ साथ वाटर भी जो है वो बायंट मीडियम है, चीज़ों को सस्पेंड कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो फ़िश है वो एज़ कम्पेयर टू बर्ड्स और एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो जो है बहुत कम एनर्जी यूज़ कर रही होती है स्विमिंग में। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो स्विमिंग जो है उसकी सिर्फ कॉस्ट होती है 0.39 किलो कैलोरी। ठीक है, 0.39 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी यूज़ करती है स्विमिंग के लिए। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं, अगर हम बर्ड्स का जो फ्लाई कर रहे होते हैं एयर में, वो तकरीबन 1.4 किलो कैलोरी एनर्जी यूज़ करती हैं फ्लाइंग के लिए। इसी तरह वॉकिंग जो एनिमल है, रनिंग जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, वो तकरीबन 5.43 किलो कैलोरी एनर्जी यूज़ करते हैं रनिंग के लिए। तो इसका मतलब है फ़िश जो है वो बहुत कम एनर्जी यूटिलाइज़ कर रही है स्विमिंग के लिए, वो आसानी से स्विम कर सकती है, जिसमें 0.39 किलो कैलोरी एनर्जी उसको यूटिलाइज़ करनी पड़ती है अपने स्विमिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ़िश मूव थ्रू वाटर यूजिंग देयर फिन्स, मतलब कोई ना कोई ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जो उसको मूव करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है, उसके फिन्स। ठीक है, कि फिन्स उसको मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं, एंड द बॉडी वॉल टू पुश अगेंस्ट द इनकम्प्रेसिबल सराउंडिंग वाटर। ठीक है, उसकी बॉडी वॉल जो है वो इस तरह से बनाई गई है, इस तरह से डिज़ाइन की गई है ताकि वो आसानी से इनकम्प्रेसिबल जो सराउंडिंग वाटर है उसको कंप्रेस कर सके और आसानी से अपना रास्ता बना सके, अपने वहाँ से निकल सके।
ठीक है, आपको पता है फ़िश के अंदर मुख्तलिफ तरह के फिन्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर पेयर्ड फिन्स भी हैं और अनपेयर्ड फिन्स भी हैं, जिसके अंदर पेक्टोरल, पेल्विक, कॉर्डल, एनल और उसके अलावा जो है डॉर्सल फिन्स आ जाते हैं, जो मुख्तलिफ तरह की जो है स्विमिंग में उसको हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा वेरी एफिशिएंट स्विमिंग फिशेस सच एज ट्यूना एंड मैक्राल सप्लीमेंट बॉडी मूवमेंट विद अ वर्टिकल कॉर्डल फिन। ठीक है कि उनकी जो बॉडी की मूवमेंट है फास्ट स्विमिंग फिशेस की, बेसिकली वो एज अ होल बॉडी उनकी एंडुलेशंस नहीं कर रही होती। ठीक है, उनकी जो सिर्फ पोस्टीरियर साइड है बॉडी की, उसके अंदर एंडुलेशंस हो रही होती हैं। और कुछ तो ऐसी फिशेस भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो एंडुलेशन है वो कॉर्डल रीजन तक महदूद कर देती हैं, जैसे कि जिसके अंदर ट्यूना और मैक्राल आ जाती हैं, कि इनकी जो बॉडी की शेप है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है ताकि वो आसानी से मूव कर सके, और इनका जो कॉर्डल फिन होता है वो इस तरह से बहुत ज़्यादा फोक्ड होता है। ठीक है, फोक्ड फिन होता है, जिसको आप कह सकते हैं जस्ट लाइक अ सिक्कल। ठीक है, इसकी शेप जो है वो सिक्कल शेप होती है, जो कि मूवमेंट करने में इसको हेल्प कर रही होती है, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला जो है सिक्कल शेप्ड इनका कॉर्डल फिन, जिसको टेल फिन भी कहते हैं, और जो सारी एंडुलेशंस हैं वो सिर्फ इस रीजन तक महदूद हो जाती है, कॉर्डल रीजन तक। और ये वाला जो कॉर्डल पेडंकल है, मतलब वो रीजन जो कि ट्रंक को और कॉर्डल फिन को कनेक्ट कर रहा होता है, उसे आप क्या कहते हैं, कॉर्डल पेडंकल। ठीक है, तो ये कॉर्डल पेडंकल और कॉर्डल रीजन जो है सारी की सारी एंडुलेशंस यहाँ तक महदूद हो जाती हैं और पूरी बॉडी आसानी से मूव कर रही होती है। ठीक है, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है बॉडी बॉल, मतलब बॉडी बॉल में ऐसा क्या स्ट्रक्चर है जो उसको हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, तो बॉडी बॉल की अगर हम बात करें तो इनका जो ट्रंक रीजन होता है उसके अंदर स्पेशल पैटर्न में मसल्स अरेंज होते हैं, स्केलेटल मसल्स जो हैं वो अरेंज हुए होते हैं, और उन स्केलेटल मसल्स को हम स्पेशलाइज नाम देते हैं, दैट इज़ मायोमियर्स। ठीक है, जैसे आगे डायग्राम में हम देखते हैं वहाँ से क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए मसल बंडल्स हैं। ठीक है, मसल बंडल्स ये हमने जो है डाइसेक्शन के ज़रिए से ये फिश के अंदर से हमने मसल बंडल्स को जो है देख रहे हैं, ये मसल बंडल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम नाम दे रहे हैं मायोमेयर्स। ठीक है, ये मायोमेयर्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के बंडल्स की सूरत में अरेंज हुए होते हैं बॉडी में, और ये एक बंडल जो है वो दूसरे बंडल के साथ कनेक्ट होता है थ्रू कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए से ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और पोस्टीरियरली और इंटीरियरली जिग जैग फैशन में अरेंज होते हैं, जैसे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इनकी बॉडी जो है वो जिग जैग फैशन में बंडल्स को अरेंज किए हुए है, जो कि जैसे ही जो है मूवमेंट जो है वो स्विमिंग करना होगा इन्होंने, तो पूरा पूरा मसल बंडल जो है वो पूरी बॉडी को मूव करवाएगा, जिसे हम कह सकते हैं कि कंट्रैक्शन जो होगी ईच मसल बंडल की वो लार्ज बॉडी के पोर्शन को मूव करवाएगी। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कि पूरा जो है वो जिग जैग, ये वाई जिसे आप जैसे शेप बन रही है वाई की। ठीक है, तो ये जो इसका मायोमेयर है, जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो इसका पूरी ये वाली बॉडी का जो रीजन है वो आसानी से मूव कर लेगा, मतलब एक बंडल पूरे जो है वो लॉन्ग बॉडी के रीजन को आसानी से मूव करवा सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो एंडुलेशंस होंगी बॉडी की, मतलब मूवमेंट जो हो रही है वो पोस्टीरियर रीजन में ज़्यादा हो रही है। ठीक है, बॉडी ने जो है मुख्तलिफ तरह की फोर्सेस जो है वो जनरेट की हैं, बैकवर्ड थर्स्ट। ठीक है, इसी तरह से ये जो एंडुलेशंस हैं वो उसके कॉर्डल रीजन तक महदूद है, जिसकी वजह से वो आसानी से पोस्टीरियर साइड में जो है वो आगे से आगे मूव करती रहती है। ठीक है, एक और फिनोमेना भी इसके अंदर पाया जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर फिशेस जो हैं वो हाई कर लेती हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आपको पता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है फिशेस का एज देयर इन्वायरमेंट, कि जितना वाटर का टेम्परेचर होगा उतना ही उनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। लेकिन कुछ फिशेस ऐसी हैं जो खुद से हीट जनरेट करती हैं ताकि पावरफुल स्विमिंग को प्रमोट किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, और वो हीट कहाँ से जनरेट कर रही होती हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से, अपने नर्वस सिस्टम से, और इस एंडोथर्मी की वजह से वो फास्टेस्ट हो सकती हैं मुख्तलिफ तरह की फ़िशेस के अंदर। मतलब वो फ़िशेस जो कि एंडोथर्म होंगी, फिर हीट खुद से जनरेट करी होंगी, वो जो है फास्टेस्ट फ़िशेस होती हैं। एक तो हमने जो है टेम्परेचर की बात कर ली, सेकंड साइज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, कि जितनी ज़्यादा फ़िश लार्जर होगी वो उतनी ही आसानी से और ज़्यादा फास्टर स्विम कर सकेगी। जैसे आप इसे कह सकते हैं द लार्जर द फिश द फास्टर इट कैन स्विम, कि जितनी बड़ी होगी उतनी आसानी से मूव करेगी। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने आर्टिफिशियल कुछ ऐसे जो हैं डिवाइसेस बनाई हुई हैं जिसको आप कह सकते हैं फ़िश व्हील।
ठीक है, फ़िश व्हील एक ऐसी जो है वो डिवाइस है जो कि हम रिवर्स में या जहाँ पर भी फ़िशेस को हम उनकी स्पीड मेजर करना चाहते हैं वहाँ पर हम उसको फ़िश व्हील को डाल देते हैं और वो जो है लार्ज रिंग शेप चैनल होता है उसके अंदर, जिसको हम वाटर से फिल कर देते हैं। ठीक है, और उसको टर्न किया जाता है इक्वल टू द स्पीड ऑफ फ़िश, और उसको बिल्कुल ऑपोजिट और इक्वल जो है मूव किया जाता है फ़िश के, जिसकी वजह से हम उसकी जो फ़िश की क्रूसिंग स्पीड है हम उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फिनोमिना था कि फ़िश को हम फ़िश की जो है स्पीड उसको कैसे मेजर करना है और फ़िश के अंदर कौन से ऐसे फिनोमिना हैं जो उसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमने जो है नेक्स्ट देखना है जो है फ़िश की डाइजेशन न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे पहले एवोल्यूशन देखनी है कि न्यूट्रिशन की एवोल्यूशन मतलब जो बॉडी की फीडिंग है उसमें एवोल्यूशन कहाँ से हुई, कैसे हुई। ठीक है, द अर्लीस्ट फिशेज़ वर फिल्टर फीडर, जैसे आप जानते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था जॉलेस फिशेज़ को और जॉड फिशेज़ को जो हमने अर्ली डिस्कस की थी। ठीक है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ तरह की जो ज़्यादातर फ़िशेज़ थी वो फिल्टर फीडर्स थी जो कि मुख्तलिफ अपने माउथ को कंटिन्यूसली ओपन रखती थी, जिसकी वजह से जितने भी पार्टिकल्स थे वाटर के अंदर वो कंटिन्यूसली माउथ के अंदर मूव करते थे और उसको जो है ट्रैप कर लिया जाता था। और इसके अलावा एंड स्केवेंजर मतलब वो जो कि डेड बॉडी पर फीड कर रही होती हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स पर फीड कर रही होती हैं, डेट शिफ्टेड टू मड ऑफ एंशियंट सी फ्लोर। ठीक है, जिसकी फिल्टर फीडर्स थी और स्केवेंजर्स थी, जिसकी वजह से वो मड में मूव कर गई, मतलब बॉटम में मूव कर गई, ताकि वो वहाँ से आसानी से फूड ले सके। ठीक है, और उन फूड के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, उसके अंदर बेसिकली थी द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, एनालीड्स, मोलस्क एंड अदर बॉटम डिवेलिंग इनवर्टिब्रेट्स। बेसिकली जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब स्केवेंजर्स थी तो डेड बॉडी पर फीड करेंगी। इसके अलावा फिल्टर फीडर्स थी तो मुख्तलिफ तरह के इनवर्टिब्रेट्स पर वो फीड कर रही होती थी। इसके अलावा फिश न्यूट्रिशन ड्रामेटिकली चेंज्ड व्हेन द एवोल्यूशन ऑफ जॉर्ज ट्रांसफॉर्म अर्ली फिशेज इनटू प्रीडेटर्स। जैसे आपने कहा कि जो जॉर्ड फिशेज़ हैं वो ज़्यादातर प्रीडेटर्स होती हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर जॉर्ज की एवोल्यूशन हो गई है। और जॉलेस फिशेज़ जो हमारे पास थी उसके अंदर बेसिकली फिनोमेना पाया जाता था फिल्टर फीडिंग का। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जॉज नहीं थे, वो प्रीडेटरी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट नहीं कर सकती थी। जैसे कि मिक्सनी में हमने हैग फिशेस को डिस्कस किया था। ठीक है, और हमने कहा था कि वो जो है बेसिकली फिल्टर फीडर्स होती हैं क्योंकि उनके अंदर ऐसा फिनोमेना नहीं पाया जाता और वो बेसिकली सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स पर और डाइंग फिशेस पर फीड कर रही होती हैं। ठीक है, लेकिन जो एवोल्यूशन जैसे ही एवोल्यूशन हुई जॉज की, तो जो फिश की मोड ऑफ फीडिंग था वो प्रीडेटरी लाइफस्टाइल में चेंज हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सी जो है वो चेंजेस आई जॉज की वजह से। एक तो उनका जो लाइफस्टाइल था वो प्रीडेटरी लाइफस्टाइल में चेंज हो गया, मतलब वो आसानी से जो है लार्ज प्रे को कैप्चर कर सकती थी। सेकेंड, उनके अंदर जो है मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गई। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जॉज आ गई और मूवमेंट उनकी स्टेबल हो गई और उनके अंदर जो मूवमेंट थी वो स्टेबल हो गई। इसके अलावा उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बैलेंस आ गया, बेटर बैलेंस आ गया और उनकी जो सेंसेस थी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गई। ठीक है, आपको पता है जॉज आएंगे तो उनके अंदर जो है मुख्तलिफ तरह की जो उनका नर्वस सिस्टम है, उनकी जो सेंसेस हैं वो इम्प्रूव हो गई, जिसकी बेस पर वो सेंस कर सकती थी अपने प्रे को और आसानी से उसे कैप्चर कर सकती थी और लार्ज प्रे को भी वो आसानी से कैप्चर कर रही थी। ठीक है, ये तो थी एवोल्यूशन जिसमें जॉज की एवोल्यूशन हुई और हमारे पास प्रीडेटरी लाइफस्टाइल आया फिशेस का। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फूड, मतलब कौन कौन सी फूड है जिस पर फिशेस फीड करती हैं। वैसे तो हम फूड की बेस पर जो है फिशेस को मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपके पास जो है वो कार्निवर्स आ जाते हैं, मतलब वो जो कि डायरेक्टली फिशेस पर और लार्ज प्रे पर फीड कर रही होती है, मतलब प्रीडेटरी लाइफस्टाइल होता है उनका, कार्निवर्स। इसके अलावा हर्बीवर्स भी होती हैं कुछ फिशेस जो कि प्लांट्स पर फीड कर रही होती हैं, जैसे कि ग्रास कार्प वगैरह। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास सस्पेंशन फीडर्स मतलब फिल्टर फीडर्स आ जाते हैं और कुछ जो होती हैं वो पैरासाइट्स भी होती हैं फिशेस और कुछ जो हैं वो स्केवेंजर्स हैं, मतलब जो डेड बॉडी पर फीड कर रही होती हैं। तो ये तो थी इनकी क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑन द बेस ऑफ देयर फूड। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन में हमने क्या कहा कि कार्निवर्स हो सकती हैं फिशेस, हर्बीवर्स हो सकती हैं, इसके अलावा जो है वो सस्पेंशन फीडर मतलब फिल्टर फीडर्स हो सकती हैं फिशेस और पैरासाइट्स हो सकती हैं और स्केवेंजर्स हो सकते हैं। इनको हमने डिटेल में आगे डिस्कस करना है। पहले जो है हम फ़िश की फीड देख लेते हैं कि कौन कौन सी फीड जो है फ़िश ले रही होती है। द प्रे ऑफ फिश इज़ वेरी ट्रीमेंडसली। ठीक है, कि फ़िश का कोई ख़ास प्रे नहीं होता, वो मुख्तलिफ तरह से वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या आते हैं, सम फिशेस फीड ऑन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स।
फ्लोटिंग और स्विमिंग इन द प्लैंकटन और लिविंग इन और ऑन द सबस्ट्रेट। ठीक है कि मुख्तलिफ तरह की जो फ़िशेज़ हैं, जैसे बेसिकली जो सस्पेंशन फीडर या फिल्टर फीडर फ़िशेज़ होती हैं, वो फीड करती हैं इनवर्टिब्रेट एनिमल्स पर जो कि फ्लोट कर रहे होते हैं, या जू प्लैंकटन हो सकते हैं, वो फाइटो प्लैंकटन हो सकते हैं। ठीक है, उस पर फीड कर रही होती है। इसके अलावा लार्वा की स्टेज जब फिश की होती है तो वो बेसिकली प्लैंकटन पर फीड करती है। ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, और एक्वेटिक इन्वायरमेंट और ये फ्रीली मूवेबल होते हैं, इन पर फीड कर रहा होता है एज अ लार्वा स्टेज। ठीक है, कि फिश जब लार्वा स्टेज में प्लैंकटन पर फीड कर रही होती है, वो प्लैंकटन जू प्लैंकटन भी हो सकते हैं और फाइटो प्लैंकटन भी हो सकते हैं। इसके अलावा एज एन एडल्ट इट में स्विच टू लार्जर प्रे सच एज एनालीड्स और स्मॉलर फिशेस। ठीक है, कि जैसे जैसे जो लार्वा है वो चेंज होगा एडल्ट में, तो उसकी जो फिश जो उसका फीडिंग मोड है वो भी चेंज हो जाएगा, कि अब वो जो है प्रीडेटरी लाइफस्टाइल अपना लेगा, या तो वो एनालीड्स मतलब इनवर्टिब्रेट्स पर फीड करेगा, या फिर स्मॉलर फिशेस पर वो फीड कर रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास मोड ऑफ इंजेक्शन, कि उनका मोड ऑफ इंजेक्शन क्या है, किस तरीके से वो प्रे को कैप्चर करते हैं, या जो भी उन्होंने फीड लेना है उसको किस तरह से वो कैप्चर कर रहे होते हैं। ठीक है, फिश यूजुअली स्वेलो प्रे एज अ होल, के जितना भी उसका प्रे अगर प्रीडेटरी लाइफस्टाइल है तो वो पूरा का पूरा प्रे को अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करती है, मतलब पीसीज में कट नहीं करती, एज अ होल जो है वो प्रे को इंजेस्ट करती है अपनी बॉडी में थ्रू देयर जॉज की जो एवोल्यूशन हुई है इसी वजह से उन्होंने प्रीडेटरी लाइफस्टाइल अपनाया। तो जॉज जो उनके जॉज जो हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं स्वेलो करने में प्रे को। टीथ कैप्चर एंड होल्ड प्रे। ठीक है, टीथ उनके अंदर जो है जॉज के अंदर टीथ पाए जाते हैं जो उनके प्रे को कैप्चर करते हैं, उनको होल्ड करते हैं। और कुछ फिशेस के अंदर ऐसे मॉडिफाइड टीथ पाए जाते हैं जो कि उनको क्रशिंग में हेल्प करते हैं, क्रशिंग द शेल्स ऑफ मोलस्क एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, कि उनके अंदर एक ऐसा जो है फिनोमेना पाया जाता है, और वो बेसिकली अगर हम डिस्कस करें कि कौन सी फिशेज़ हैं जिनके अंदर टीथ मॉडिफाई हो जाते हैं, वो बेसिकली जो हैं वो वुल्फ फिशेज़ हैं। ठीक है, वुल्फ ईल्स, जैसे कि बेसिक नाम है एक फ़िश का वुल्फ ईल, इनके अंदर जो टीथ पाए जाते हैं वो इतने मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, कि वो आसानी से जो है वो मुख्तलिफ तरह के जो स्ट्रॉन्ग शेल्स होते हैं, टफ शेल्स होते हैं मोलस्का के और आर्थ्रोपोड्स के, वो उसको आसानी से क्रश कर लेते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह की जो कार्निवोरस फिशेज़ हैं वो अपने से डबल साइज़ की जो प्रे को आसानी से अपने अंदर स्वेलो कर लेती हैं, इंजेस्ट कर लेती हैं, क्योंकि उनका जो जॉ है वो इतना लार्जर होता है कि वो आसानी से अपने से डबल साइज़ के प्रे को कैप्चर कर लेती हैं। इसके अलावा कुछ फिशेज़ के अंदर जो टीथ हैं वो मोलर लाइक टीथ पाए जाते हैं, जो कि जॉज जो कि मुख्तलिफ तरह की जो प्रे है उसको आसानी से कैप्चर करने में, उसको स्वेलो करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ के अंदर जो है वो फेरेंजियल टीथ भी मौजूद होते हैं, मतलब थ्रोट के अंदर जो है वो कुछ टीथ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर फेरेंजियल टीथ पाए जाएंगे जो कि फूड को क्रश करने में, मेस्टिकेट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा है हरिंग्स, पैडल फिशेस एंड वेल शार्क्स। ठीक है, और फिल्टर फीडर्स। ठीक है, बेसिकली ये प्लैंकटन और जू प्लैंकटन्स पर फीड कर रही होती हैं, इसीलिए ये जो है वो फिल्टर फीडर्स हैं। ठीक है, अब फिल्टर फीडर्स हैं तो ये कैसे जो है अपना फूड इंजेस्ट करती हैं, कि ये कंटिन्यूसली जो है अपना माउथ ओपन रखती हैं। जैसे इनका माउथ ओपन होगा ये कंटिन्यूसली स्विम कर रही होंगी, जिसकी वजह से इनका जो अपर कुला है वो रैपिडली ओपन होगा और क्लोज होगा, जिसकी वजह से एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है बॉडी में। उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से जो वाटर है वो स्वीप हो जाता है, इनसाइड जो है वो स्वीप हो जाता है, और उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो स्मॉलर फिशेज़ हों, चाहे वो इनवर्टिब्रेट्स हों, चाहे वो जू प्लैंकटन या फिर फाइटो प्लैंकटन हो, वो बॉडी के अंदर आ जाते हैं और गिल रैकर्स के ज़रिए से उनको जो है वो फ़िल्टर कर लिया जाता है और फिर जो है फीड कर लिया जाता है जिस पर उसको फीड करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो नेगेटिव प्रेशर होता है, सक्शन प्रेशर जो क्रिएट होता है इनके गिल्स में माउथ ओपनिंग की वजह से, कंटिन्यूस जो माउथ ओपन है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आसानी से जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन्स पर फीड कर रही होती हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, लॉन्ग गिल प्रोसेस कॉल्ड गिल रैकल्स ट्रैप प्लैंकटन वाइल द फिश इज स्विमिंग थ्रू द वाटर विद इट्स ओपन माउथ। ठीक है, कि माउथ जैसे ही ओपन होगा तो सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जो कि वाटर को स्वीप करता है इनसाइड, और उसके साथ साथ प्रे भी आ जाता है इनसाइड और फिश आसानी से उसके ऊपर फीड करती है। ठीक है, अ फ्यू सच एज लैम्प्रे आर एक्सटर्नल पैरासाइट। लैम्प्रेज को हमने जब डिस्कस किया था, हमने जॉलेस फिशेज़ में इनको डिस्कस किया था।
ठीक है। और हमने इसको बेसिकली क्लास से पहला स्पीडोमॉर्फी में डिस्कस किया था और हमने कहा था कि ये जो है बेसिकली जो है पैरासाइट्स होते हैं जो मुख्तलिफ तरह की फ़िशेस पर फीड कर रही होती हैं। ठीक है। और उनके जो है बेसिकली गिल्स पर फीड कर रही होती हैं, उनके जो फेरेंजियल गिल्स होते हैं उन पर आसानी से ये फीड करती हैं और उनको इन टर्न नुकसान पहुंचा रही होती हैं। ठीक है। तो ये इनका था पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के बेसिकली ये मुख्तलिफ तरह के लैम्प्रेस फिशेस जो हैं वो एपिथीलिया पर फीड कर रही होती हैं, गिल्स के जो एपिथीलिया हैं उसको उसके ऊपर फीड कर रही होती हैं। अ फ्यू आर प्राइमरीली हर्बीवर्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोगों ने मुख्तलिफ तरह की क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया हुआ है फिशेस को। तो कुछ ऐसी फिशेस भी हैं जो हर्बीवर्स होती हैं, मतलब बेसिकली प्लांट्स पर फीड कर रही होती हैं। वो प्लांट्स क्या हो सकती हैं, वो मुख्तलिफ तरह की ग्रासेस हो सकती हैं, जो सी ग्रास वगैरह हमारे पास प्लांट्स होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो फिशेस होती हैं, जैसे आप ग्रास कार्प देख लें तो ग्रास कार्प जो है वो सारी की सारी बॉटम के जो प्लांट्स होते हैं उस पर फीड कर रही होती है। ठीक है। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी फिशेस भी होती हैं जो स्कैवेंजर्स होती हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म पर फीड कर रही होती हैं, डेट्रीटिवोर्स होती हैं बेसिकली। ठीक है। कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जिसमें प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं उससे अपनी फीड जो है ले रही होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी इसकी जो है मोड ऑफ इंजेक्शन, जिसके अंदर हमने बेसिकली क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस किया। हमने कहा कि कुछ फिशेस जो हैं वो कार्निवर्स हैं, मतलब प्रीडेटरी लाइफस्टाइल को अपनाती हैं, कुछ हर्बीवर्स हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं और कुछ जो हैं वो सस्पेंशन फीडर बेसिकली फिल्टर फीडर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का प्लान कैसा होता है, मोड कैसा होता है। तो इनका जो बेसिक प्लान है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का वो वर्टिब्रेट के जैसा ही होता है। ठीक है। जो अदर वर्टिब्रेट्स हैं हमारे पास एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, उन्हीं की तरह का होता है, क्योंकि एवोल्यूशन हो रही है फिश से जो है वो एम्फीबियंस ने आना है, तो बेसिकली उसी तरह का प्लान होता है। इसमें क्या है कि एन एनलार्जमेंट कॉल्ड स्टमक। ठीक है। इनकी बॉडी में एक स्टमक मौजूद होता है, स्टोर्ड लार्ज मील। अब उस स्टमक का बेसिक काम आपको पता है कि उसने डाइजेशन करनी होती है प्रोटीन्स की, लेकिन ये प्रोटीन्स की डाइजेशन के अलावा जो लेंथी फूड मटेरियल होता है उसको, जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल होता है उसको आसानी से स्टोर कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है। स्टोर करता है स्टमक के अंदर। इसके अलावा द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द प्राइमरी साइट फॉर एंजाइम सिक्रीशन। ठीक है। कि इस जो हमारे पास इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के इंजाइम्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। वो इंजाइम्स किस नेचर के होते हैं, वो प्रोटीन डाइजेशन के लिए भी होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए भी होते हैं, वो लिपिड की डाइजेशन के लिए भी होते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज़ हो रहे होते हैं। अब आपको पता है जो स्टमक की काम है उसने बेसिकली प्रोटीन की डाइजेशन करनी होती है, लेकिन फिशेस के अंदर जो स्टमक का काम है वो चेंज हो जाता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ लार्ज जो है वो मील को स्टोर करना है। बहुत कम डाइजेशन करता है ये फीड की, मतलब प्रोटीन की बहुत कम डाइजेशन जो है वो स्टमक में होती है। बेसिकली जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रही होती है। ठीक है। तो बेसिक फंक्शन या जो प्रिंसिपल फंक्शन है वो स्टमक का वो ये है कि उसने स्टोर करना है लार्ज और इनफ्रीक्वेंट मील्स को। ठीक है। इसके अलावा हम अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवर्स और डेट्रीटिवर्स में जो फिशेस हैं हर्बीवर्स और डेट्रीटिवर्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा साइज़ में लार्जर होती हैं। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि फ़िश ने जो है हर्बीवर्स हैं तो वो प्लांट पर फीड कर रही हैं, तो प्लांट के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसके मटेरियल को रीअब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है सरफेस एरिया की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से जो हर्बीवर फिशेज़ हैं उनकी जो इंटेस्टाइन है इंटायरली क्वाइल्ड होती है और 9 टाइम्स लार्जर होती है उनकी बॉडी लेंथ के। ठीक है। 9 टाइम्स द बॉडी लेंथ ऑफ देयर ओन बॉडी। ठीक है। फ़िश की जितनी लेंथ होगी उसके 9 टाइम्स जो है वो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन मौजूद होती है इन केस ऑफ हर्बीवर्स। लेकिन इन केस ऑफ कार्निवर्स जो है वो हमारी इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्ट्रेट होती है, वो इतनी ज़्यादा क्वाइल नहीं होती। ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर जो है मुख्तलिफ तरह की जो शार्क्स हैं और एलेस्मोब्रैंक्स हैं उनके अंदर एक स्पाइरल वॉल्व पाया जाता है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है। इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्पाइरल वॉल्व मौजूद होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन हो सके शार्क और एलेस्मोब्रैंक्स के केस में। इसके अलावा कुछ के अंदर जो है वो पाइलोरिक सिक्का मौजूद होता है फ़िश के अंदर, जो कि लिपिड की एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होता है, जो कि आउट पॉकेटिंग के तौर पर काम कर रहा होता है इंटेस्टाइन की, और एब्जॉर्टिव और सिक्रेटरी सर्फेसिस को बढ़ा रहा होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 2 स्ट्रक्चर देखे कि कुछ के अंदर जो है वो स्पाइरल वॉल्व मौजूद होता है जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो सके फूड की। इसके अंदर और कुछ के अंदर पाइलोरिक सिक्का मौजूद होता है जो कि फूड की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इनका डाइजेस्टिव प्लान नज़र आ रहा होगा, ये माउथ है जहाँ से फीड ने आना है।
एसोफेगस है, स्टमक जिसने लार्ज फील्स मीट को जो है लार्ज मील्स को जो है वो स्टोर करना है, पाइलोरिक सीका जो कि एब्जॉर्टिव सरफेस को बढ़ा रहा है। इसके अलावा ये इंटेस्टाइन है, अगर ये क्वाइल है तो इसका मतलब ये हर्बीवर फिश होगी, और अगर ये स्ट्रेट है तो ये कार्निवर फिश होगी। इसके अलावा फिर इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम है, और रेक्टम के बाद एनस। तो ये इनका जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज। ठीक है कि आज हमने जो बेसिकली है सर्कुलेशन को डिस्कस करना है, गैस एक्सचेंज हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सर्कुलेशन आपको पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली हमने इनके फ्लूइड जो है मूवमेंट को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इसकी एवोल्यूशन देख लेते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं अदर देन फिशेस, ठीक है कि उनके अंदर जो है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, जैसे कि एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। हार्ट पम्प्स ब्लड, हार्ट जो है बेसिकली पंप करता है ब्लड। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो एक बात मैंने डिस्कस की कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो फिशेस के अंदर भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन उसके अंदर जो सिस्टम है वो डबल सर्कुलेटरी नहीं होता, सिंगल सर्कुलेटरी होता है। ठीक है, बाकी जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और डबल सर्कुलेशन होती है इनके अंदर, जिसके अंदर एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आ जाते हैं। लेकिन फिशेस के केस में हम कहते हैं कि सिस्टम तो क्लोज है लेकिन सिंगल सर्किट है। ठीक है, और क्लोज्ड सर्किट और ये जो सिंगल सर्किट है और डबल सर्किट है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हार्ट का काम है कि उसने पंप करना है ब्लड को। ब्लड पासिस थ्रू अ सीरीज ऑफ आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आर्टरीज वो जो है वेजल्स होती हैं जो कि ब्लड को लेके जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। कैपिलरीज जो कि रीअब्जॉर्प्शन मतलब उसमें से मटेरियल को, गैस एक्सचेंज को हेल्प कर रही होती हैं। इसके अलावा वेन्स हैं जो कि ब्लड को दोबारा हार्ट के पास लेकर आ रही होती हैं। ठीक है, द एवोल्यूशन ऑफ लंग्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, कि लंग्स भी उसी टाइम इवॉल्व हुए, सर्कुलेटरी सिस्टम भी उसी टाइम इवॉल्व हुआ, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि चेंजेस क्या क्या आए कि लॉस ऑफ गिल्स आ गया। ठीक है, जैसे अब फिशेस, जैसे लंग फिशेस हैं उनके अंदर गिल्स तो मौजूद होते हैं लेकिन लंग्स भी पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे लंग्स की एवोल्यूशन होती गई, जैसे कि एम्फीबियंस में उनके अंदर गिल्स जो है वो लॉस हो गए। इसके अलावा डिलीवरी ऑफ ब्लड टू द लंग्स, लंग्स के अंदर जो है वो डिलीवर हो गया ब्लड, और सेपरेशन हो गई ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हार्ट के अंदर। ठीक है, हमने कहा कि लंग्स और सर्कुलेटरी सिस्टम की जो एवोल्यूशन है वो एक साथ हुई, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर ब्लड गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग हो गया, और लॉस ऑफ गिल्स हो गए, जैसे कि एम्फीबियंस के केस में, बर्ड्स के केस में, ठीक है, और रेप्टाइल्स के केस में। इस तरह से एवोल्यूशन होती गई। ठीक है, इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि फिशेस के अंदर जो है वो सिंगल सर्किट हार्ट मौजूद होता है। तो सिंगल सर्किट हार्ट ऐसा हार्ट होता है जिसके अंदर जो ब्लड है किसी भी ऑर्गन में जाने से पहले वो हार्ट में सिर्फ एक दफ़ा सर्कुलेट करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल सर्किट हार्ट। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि बिफोर ब्लड इज सप्लाइड टू एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, एनी ऑर्गन को सप्लाई करने से पहले इफ़ इट इज़ पास थ्रू द हार्ट जस्ट वंस देन इट इज़ कॉल्ड सिंगल सर्किट हार्ट। कि अगर किसी भी ऑर्गन को ब्लड का सप्लाई देने से पहले जो ब्लड है वो हार्ट में सिर्फ एक दफ़ा सर्कुलेट करे तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल सर्किट हार्ट। और ऐसा हार्ट जिसके केस में हमारे पास जो ब्लड है वो 2 दफ़ा जो है वो पास आउट हो हार्ट के अंदर बिफोर इट इज़ सप्लाइड टू एनी ऑर्गन, तो उसे हम क्या कहेंगे, डबल सर्किट हार्ट। तो फिशेस के अंदर बेसिकली सिंगल सर्किट हार्ट मौजूद होता है, जिसको हमने अब आगे डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका बेसिक प्लान जो है हार्ट का हम देख लेते हैं। इसका बेसिक प्लान जो है वो इसकी जो डॉर्सल एओर्टा है वो वेंट्रल एओर्टा जो है उसके अंदर 4 जो है एनलार्जमेंट पाई जाती हैं, जिसके अंदर साइनस वेनोसस है, एट्रियम है, वेंट्रिकल है और कोनस आर्टेरियोसस है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा साइनस वेनोसस, एट्रियम, वेंट्रिकल एंड कोनस या फिर बल्बस आर्टेरियोसस। ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल का रीजन है इसको हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी चैम्बर्स होते हैं, जबकि ये साइनस वेनोसस और बल्बस आर्टेरियोसस या फिर कोनस आर्टेरियोसस जो है वो एक्सेसरी चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी चैम्बर्स, और इसको एक्सेसरी चैम्बर्स। आपको पता है कि बेसिक हार्ट का जो चैम्बर्स होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, उसके अंदर एट्रियम, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, लेकिन फिश के केस में एट्रियम और वेंट्रिकल्स डिवाइडेड नहीं होते। ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनके अंदर एक एट्रियम पाया जा रहा है, एक वेंट्रिकल है, साइनस वेनोसस है और बल्बस आर्टेरियोसस है। अब क्या होगा कि बॉडी कैपिलरीज में से, मतलब बॉडी के मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स में से
ब्लड जो है वो यूटिलाइज होकर आता है साइनस वेनोसस के अंदर। ठीक है, अगर यूटिलाइज होकर आ रहा है तो इसका मतलब है इसके अंदर ऑक्सीजन मिसिंग होगी। ठीक है, तो जो ब्लड का पाथवे है वो यहाँ से एंटर होगा, ब्लड पहले साइनस वेनोसस में जाएगा और यहाँ से बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन मिसिंग है। फिर यहाँ से ये पास करेगा एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से कोनस आर्टीरियोसिस में। ठीक है, फिर यहाँ से जो है वो गिल कैपिलरीज में जाएगा जहाँ पर इसकी ऑक्सीजनेशन होगी, मतलब यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन ऐड की जाएगी। फिर ये ऑक्सीजन ऐड करने के बाद ये मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स में फ़्लो करेगा, मतलब ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई होगी और ऑर्गन से फ़्लो करने के बाद मुख्तलिफ तरह की बॉडी कैपिलरीज में फ़्लो करने के बाद ये दोबारा से जो है डीऑक्सीजनेट हो जाएगा और डीऑक्सीजनेट होगा तो दोबारा से साइनस वेनोसस में आ जाएगा। इस तरह से सर्कुलेशन कंटिन्यूस रहेगी। तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि किसी भी ऑर्गन में जाने से पहले जो ब्लड है वो हार्ट में सिर्फ एक दफ़ा सर्कुलेट कर रहा है, 2 दफ़ा नहीं कर रहा, एक दफ़ा कर रहा है, जिसकी वजह से आप इसको क्या कहते हैं, सिंगल सर्किट हार्ट। ठीक है, तो ये थी हमारा बेसिक प्लान ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फिशेस। इसको हम जो है डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अब। ठीक है, 4 एम्ब्रियोलॉजिकल एनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रल एओर्टा टेक्स प्लेस। 4 तरह की एनलार्जमेंट होती हैं। इन फिशेस ब्लड फ्लोज फ्रॉम द वेनस सिस्टम। ठीक है, वेनस सिस्टम में फ़्लो करता है ब्लड और क्या है, फ्लोज थ्रू द साइनस वेनोसस, एट्रियम, वेंट्रिकल एंड कोनस आर्टीरियोसिस एंड देन इनटू द वेंट्रल एओर्टा। ठीक है, कि पहले जो है साइनस वेनोसस में जाएगा जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, फिर एट्रियम, वेंट्रिकल और कोनस आर्टीरियोसिस में और फिर जो है वेंट्रल एओर्टा में जाएगा। अब 5 डिफरेंट वेजल्स कैरी ब्लड टू द गिल्स। अब आपको पता है ब्लड ने गिल्स में जाना है और कौन सी वेजल्स लेके जाएंगी, एफरेंट वेजल्स उसको गिल्स में लेकर जाएंगी जहाँ पर उसको ऑक्सीजन ऐड किया जाएगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। वेयर द वेजल्स ब्रांच इनटू कैपिलरीज, वहाँ पर जो है ऑक्सीजनेशन होगी, उसकी गैस एक्सचेंज होगा। ब्लड इज़ कलेक्टेड बाय इफरेंट वेजल्स। अब वहाँ से ब्लड जो है वो इफरेंट वेजल्स के ज़रिए से कलेक्ट कर लिया जाता है। डिलीवर टू द डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जो कि मुख्तलिफ तरह के बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसको ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे यहाँ पर आपको बॉडी का जो फिश का जो है हार्ट नज़र आ रहा है, साइनस वेनोसस, एट्रियम, वेंट्रिकल, कोनस आर्टीरियोसिस। अब यहाँ से जो ब्लड है वो पास होकर गिल्स में गया, गिल्स में कैपिलरीज थी, मतलब एफरेंट वेजल्स उसको गिल्स में लेकर गई, वहाँ पर इसमें ऑक्सीजन ऐड की गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको बनाया गया और फिर वहाँ से इसको जो है डॉर्सल एओर्टा में दे दिया गया थ्रू इफरेंट वेजल्स। अब इफरेंट वेजल से ये डॉर्सल एओर्टा में आ गया है और डॉर्सल एओर्टा का क्या काम है कि उसने इसको पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ताकि पूरी बॉडी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस्तेमाल कर सके और इस्तेमाल होने के बाद सारा का सारा जो ब्लड है वो सिस्टमिक कैपिलरीज में आ जाता है और सिर्फ सिस्टमिक कैपिलरीज इसको दोबारा से हार्ट के अंदर ले जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हार्ट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है और एक दफ़ा ही सर्कुलेशन हो रही है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं कि ये जो है हमारा सिंगल सर्किट हार्ट है। ठीक है, तो ये थी ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेस। नेक्स्ट आपको पता है कि कुछ ऐसी फिशेस भी हैं जो जिसको हम लंग फिशेस कहते हैं। आपको पता है कि लंग की जो ओरिजिनेशन होती है फिशेस के अंदर, ठीक है, जो कि एम्फीबियंस को ओरिजिनेट करने में, एम्फीबियन के एवोल्यूशन में हेल्प करती हैं, जो कि सब क्लास सार्कोप्टेरिजी से बिलोंग करती हैं, जिनको हमने लॉबफिन फिशेस भी कहा था। और उसके अंदर हमारे पास नियोसिरेटोडस थी, प्रोटोप्टेरस थी और लेपिडोसाइरन, जिसको हमने ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिस्कस किया था। मतलब इनका एक स्पेसिफिक रीजन था, वहाँ पर ये मौजूद होती है। इन लंग फिशेस के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो एवोल्यूशन होती है सर्कुलेटरी सिस्टम की। आपको पता है कि अगर लंग्स मौजूद हैं तो ब्लड ने जो है वो हार्ट से पास आउट होकर लंग्स के अंदर जाना है। ठीक है, तो उसको जो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है लंग्स की वजह से, उसको हमने डिस्कस करना है। द लंग्स हैव ऑल्टर्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन टू गिल्स कंटिन्यूस। अभी गिल्स जो है वो ख़त्म नहीं हुए, तो इसका मतलब है सर्कुलेशन में गिल्स में ब्लड जाता रहेगा। बट अ वेजल्स टू द लंग्स हैज़ डिवेलप्ड एज अ ब्रांच ऑफ एओर्टिक आर्क 6। तो अब होता क्या है कि गिल्स में भी कंटिन्यूस ब्लड जा रहा है, लेकिन एक ब्रांच निकल आती है एओर्टिक आर्क 6 से, जिसकी वजह से जो एक पार्ट है ब्लड का वो जो है वो लंग्स में भी जाना शुरू हो जाता है। दिस वेजल इज़ कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, कि कोई भी जो वेजल है जो कि ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाती है उसे हम आर्टरी कहते हैं। और पल्मोनरी नाम आया है, पल्मोनरी लंग्स की वजह से हमने इसको नाम दिया है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी इसको लेकर जाएगी हार्ट की तरफ। ब्लड फ्रॉम द लंग्स रिटर्न्स टू द हार्ट थ्रू द पल्मोनरी वेन एंड एंटर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द
हार्ट लेफ्ट साइड में आएगी और पल्मोनरी वेन के ज़रिए से आएगी, ठीक है। द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टिपिकली द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट आर टिपिकली डिवाइडेड, ठीक है, कि पार्शली जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा था कि फ़िश का जो हार्ट है उसके अंदर सिंगल एट्रियम और सिंगल वेंट्रिकल पाया जाता है, लेकिन जो लंग फिशेज़ हैं वो पार्शली डिवाइड कर लेती हैं एट्रियम और वेंट्रिकल को, जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन है ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वो भी सेपरेट हो जाती है। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है कोनस आर्टेरियो साइनस वेनोसस, फिर एट्रियम है, वेंट्रिकल है और फिर कोनस आर्टेरियोसस है। यहाँ से जो ब्लड है वो गिल्स में जा रहा है, ये जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो आपको ब्लू में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास साइनस वेनोसस, एट्रियम, वेंट्रिकल से कोनस आर्टेरियोसस में आया ब्लड और फिर गिल्स में गया, गिल्स में ऑक्सीजन ऐड होगी, ऑक्सीजन ऐड होने की वजह से हमारे पास जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा और वहाँ से एक ब्रांच निकलती है जो कि पल्मोनरी आर्टरी जिसे हम कह रहे हैं, वहाँ से ब्लड जो है लंग्स में जा रहा है, लंग्स से दोबारा से फ़्लो करके वो जो है हार्ट में आ रहा है। तो इसका मतलब है लंग्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को सप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो लंग्स फिशेज़ हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट हो जाता है। ये वाला जो आपको एक सिस्टम नज़र आ रहा है ना, जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, वो बेसिकली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि सिंगल सर्कुलेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है, जो हमने पीछे डिस्कस की थी, ये वाला सर्कुलेशन जो है, ठीक है, कि ब्लड कहाँ से पास आउट हो रहा है। पहले जो है वो टिश्यूज़ से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो साइनस वेनोसस में एंटर होता है, एट्रियम, वेंट्रिकल, फिर कोनस आर्टेरियोसस, फिर वहाँ से जो है वो गिल्स में जाता है, गिल्स से ऑक्सीजन ऐड होती है और दोबारा से वो ब्लड कैपिलरीज़ में, सिस्टेमिक कैपिलरीज़ में, मतलब बॉडी की कैपिलरीज़ में आ जाता है। लेकिन यहाँ से एक ब्रांच निकलती है जिसे हम क्या कह रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी। वो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स में ब्लड को लेके जाती है और लंग्स से दोबारा जो ब्लड है पल्मोनरी वेन के ज़रिए हार्ट में आता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इसका मतलब है लंग्स फिशेज़ में ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सेपरेशन हो जाती है, किसी हद तक पार्शियल सेपरेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा स्पाइरल वॉल्व मौजूद होता है कोनस आर्टेरियोसिस के अंदर, जो कि राइट साइड में ब्लड को फ्लो करवा रहा होता है पल्मोनरी आर्टरी के, ठीक है। तो ये थी डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिस्टेमिक आर्टरी एंड द सिस्टेमिक आर्टरी और जो है वो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज के दरमियान जो है वो जो है डिस्टिंक्शन हो जाती है लंग फिशेज़ के केस में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास सर्कुलेटरी पैटर्न ऑफ फिशेज़, जिसके अंदर बेसिकली हमने 4 चीज़ों को डिस्कस किया, 4 चैम्बर्स थे, 2 जो थे हमारे पास एट्रियम और वेंट्रिकल, दैट आर प्राइमरी चैम्बर, कोनस आर्टेरियोसिस एंड बल्बस आर्टेरियोसिस जो है हमारे पास, और इसके अलावा साइनस वेनोसिस जो है वो एक्सेसरी चैम्बर्स थे। इसके अलावा हमने लंग फिशेज़ के केस में देखा कि एक जो है ब्रांच निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है, और लंग से पल्मोनरी वेन निकलती है जो कि दोबारा हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो किसी हद तक जो है वो सिस्टेमिक और जो हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें थोड़ी सी डिस्टिंक्शन आ जाती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी हद तक सेपरेट हो जाता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।